हाय व्यूअर्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफ़र जिसका नाम है वरदान और जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। रुग्ण सेवा में अपने गृहकार को भूल सी गई। दो दो तीन तीन दिन तक प्रताप से बोलने की नौबत न आई। बहुधा वह बिना भोजन किए ही स्कूल चला जाता, पर कभी कोई अप्रिय शब्द मुंह से ना निकालता। सुशीला की रुग्ण अवस्था ने अब उसकी द्वेष अग्नि को बहुत कम कर दिया था। द्वेष की अग्नि द्वेषता की उन्नति और दुर्दशा के साथ साथ तीव्र और प्रज्वलित होती जाती है और उसी समय शांत होती है जब दृष्टा के जीवन का दीपक बुझ जाता है। जिस दिन ब्रजरानी को ज्ञात हो जाता है कि प्रताप बिना भोजन किए स्कूल जा रहा है, उस दिन वह सब काम छोड़ के उसके घर दौड़ जाती और भोजन करने के लिए आग्रह करती, पर प्रताप उससे बात तक न करता, उसे रोता छोड़ बाहर चला जाता। निस्संदेह वह विरजन को पूर्णतः निर्दोष समझता था, पर एक ऐसे संबंध को जो वर्ष 6 मास में टूट जाने वाला हो, वह पहले ही से तोड़ देना चाहता था। एकांत में बैठकर वह आपे आप फूट फूट कर रोता, पर प्रेम के उद्योग को अधिकार क्षेत्र से बाहर न होने देता। एक दिन वह स्कूल से आकर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि ब्रजन आई। उसके कपोल अश्रु से भीगे हुए थे और वह लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। उसके मुख पर इस समय कुछ ऐसी निराशा छाई हुई थी और दृष्टि कुछ ऐसी करुणा उत्पादक थी कि प्रताप से न रहा गया। सजल नयन होकर बोला, क्यों विरजन, रो क्यों रही हो? बिरजन ने कुछ उत्तर ना दिया, वरन और विलक विलक कर रोने लगी। प्रताप का गंभीर जाता रहा। वह निसंकोच होकर उठा और बिरजन को आंखों के आंसू पोंछने लगा। बिरजन ने स्वर संभाल कर कहा, लल्लू, अब माँ न जिएंगी, मैं क्या करूँ? यह कहते कहते फिर सिसकियाँ भरने लगी। प्रताप यह समाचार सुनकर स्तब्ध हो गया। दौड़ा हुआ बिरजन के घर गया और सुशीला की चारपाई के पास आकर रोने लगा। हमारा अंत समय कैसा धन्य होता है। वह हमारे पास ऐसे ऐसे अहितकारियों को खींच लाता है जो कुछ दिन पूर्व तक हमारा मुंह नहीं देखना चाहते थे और जिन्हें इस शक्ति के अतिरिक्त संसार की कोई अन्य शक्ति पराजित न कर सकती थी। हाँ, यह समय ऐसा ही बलवान है और बड़े बड़े बलवान शत्रुओं को हमारे अधीन कर देता है। जिन पर हम कभी विजय न प्राप्त कर सकते थे, उन पर हमको यह समय विजयी बना देता है। जिन पर हम किसी शत्रुता से अधिकार न पा सकते थे, उन पर समय शरीर के शक्तिहीन हो जाने पर भी हमको विजयी बना देता है। आज पूरे वर्ष भर बाद प्रताप ने इस घर में पदार्पण किया। सुशीला की आंखें बंद थीं, पर मुखमंडल ऐसा विकसित था जैसे प्रभात काल का कमल। आज भोर ही से वह रट लगाई थी, लल्लू को दिखा दो। सुबामा ने इसलिए विरजन को भेजा था। सुबामा ने कहा, बहन आंखें खोलो, लल्लू खड़ा है। सुशीला ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ प्रेम बाहुल्य से फैला दिए। प्रताप की हृदय से विरोध का अंतिम चिन्ह भी विलीन हो गया। यदि ऐसे काल में भी कोई मत्सर का मैल रहने दे तो वह मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं। प्रताप सच्चे पुत्रत्व भाव से आगे बढ़ा और सुशीला के प्रेमांक में जा लिपटा। दोनों आधे घंटे तक रोते रहे। सुशीला उसे अपनी बाहों में इस प्रकार दबाए हुए थी मानो वह कहीं भागा जा रहा है। वह इस समय अपने को सैकड़ों धिक्कार दे रहा था कि मैं ही इस दुखिया का प्राणहारी हूँ। मैंने ही द्वेष दुरावेग के वशीभूत होकर इसे इस गति को पहुंचाया है। मैं ही इस प्रेम की मूर्ति का नाशक हूँ। ज्यों ज्यों यह भावना उसके मन में उठती, उसकी आंखों से आंसू बहते। निदान सुशीला बोली, लल्लू, अब मैं 2-1 दिन की ही मेहमान हूँ। मेरा जो कुछ कहा सुना हो क्षमा करो। प्रताप का स्वर उसके वश में न था, इसलिए उसने कुछ उत्तर न दिया। सुशीला फिर बोली, ना जाने क्यों तुम मुझसे रुष्ट हो। तुम हमारे घर नहीं आते, हमसे बोलते नहीं। जी तुम्हें प्यार करने को तरस तरस रह जाता है, पर तुम मेरी तनिक भी सुध नहीं लेते। बताओ, अपनी दुखिया चाची से क्यों रुष्ट हो? ईश्वर जानता है, मैं तुमको सदा अपना लड़का समझती रही। तुम्हें देखकर मेरी छाती फूल उठती थी। यह कहते कहते निर्बलता के कारण उसकी बोली धीमी हो गई। जैसे क्षितिज के अथाह विस्तार में उड़ने वाले पक्षी की बोली प्रतिक्षण मध्यम होती जाती है, यहाँ तक कि उसके शब्द का ध्यान मात्र
शेष रह जाता है। इसी प्रकार सुशीला की बोली धीमी होती होती केवल साय साय रह गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।